अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राशिद इमरान हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में दिमाग, असाब और पट्टों से मुतल्लिक़ मरीज़ों का मुआयना, तशख़ीस और उनका इलाज करता हूँ। आज की मेरी ये वीडियो पेशेंट एजुकेशन के सिलसिले की एक कड़ी है। हमने पिछली वीडियो में एफेज़िया पे बात की थी। आज हम बात करेंगे डिसआर्थरिया पे। डिसआर्थरिया या हकलाहट ये एक मेडिकल टर्म है। जब मरीज़ अपने गले और मुंह के पट्टों पे कंट्रोल खो देता है तो जो आवाज़ निकलती है, जो प्रोनाउंस होती है, उसको हकलाहट या डिसआर्थरिया कहते हैं। ये एफेज़िया से मुख्तलिफ है। एफेज़िया में इंसान की बाज़-औक़ात बात समझने की सलाहियत और बाज़-औक़ात बोलने की सलाहियत मुतासर होती है और बाज़-औक़ात कुछ मख़सूस चीज़ें जैसा कि नाम लेना या पढ़ना मुतासर होता है। जबकि डिसआर्थरिया में ऐसी कोई अलामत नहीं होती। डिसआर्थरिया में लिखना, पढ़ना बिल्कुल ठीक होता है। इसमें बोलने का या प्रोनाउंस करने का मसला होता है, जिसमें हकलाहट होती है और हेजिटेशन होती है बोलते वक़्त। एफेज़िया की तरह डिसआर्थरिया की भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात लोगों में एफेज़िया और डिसआर्थरिया दोनों एक साथ भी पाए जाते हैं। डिसआर्थरिया से मुतासरा मरीज़ों में उनकी आवाज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे आवाज़ इंसान की आवाज़ बहुत जैसे नशे में हो, इस तरह की आवाज़ होती है। बाज़ औक़ात ऐसे बोलते हैं जैसे सरगोशी में या बहुत आहिस्ता बोलें। बाज़ औक़ात बहुत तेज़ी में और जल्दी में बोलें। बात करते वक़्त नाक से और गले से आवाज़ें आएँ और सांस में दिक्कत हो। चबाने में मुश्किल होती है इनको और थूक निगलने में वो भी डिसआर्थरिया के साथ जो मरीज़ होते हैं उनको मुश्किल होती है और मुंह से रालें टपकती हैं। डिसआर्थरिया क्यों होता है? एफेज़िया की तरह डिसआर्थरिया की भी बेशुमार वजूहात हैं और फॉलेज उनमें से एक है। फॉलेज के अलावा चोट भी डिसआर्थरिया करवा सकती है और इसी तरह दिमाग के कुछ ख़ास हिस्सों का ब्रेन ट्यूमर या रसौली भी ये अलामात कर सकती हैं। इसी तरह दिमाग से और असाब और पट्टों से मुतल्लिक़ कुछ और बीमारियां भी हैं जिनमें डिसआर्थरिया होता है। मिसाल के तौर पर पार्किंसन डिज़ीज़ या राशा के मुतल्लिक़ हम एक अलहदा वीडियो में तफसील से बात करेंगे। दूसरी वजह ALS या एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। इस पे अलहदा से एक तफसील में वीडियो मौजूद है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी डिसआर्थरिया होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे हम तफसील में एक वीडियो करेंगे। कुछ दवाएं, ख़ास तौर पे नींद की दवाएं, उनके साथ भी डिसआर्थरिया का मसला होता है। डिसआर्थरिया के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो इसमें सबसे पहले आपका तफसील से मुआयना होना चाहिए। तफसील से हिस्ट्री होनी चाहिए कि डिसआर्थरिया कब से है और इसका कोर्स क्या है। अगर डिसआर्थरिया आपको एकदम हुआ है तो तफसील से मुआयने के बाद जो फ़ौरन से जो सबसे पहली चीज़ करवानी है वो आपके दिमाग का स्कैन है। उसमें MRI भी हो सकता है या CT स्कैन हो सकता है। MRI या CT स्कैन दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीरें लेके हमें बताते हैं कि डिसआर्थरिया दिमाग के किस हिस्से के इन्वॉल्व होने की वजह से हो रहा है, ताकि उसके मुताबिक फिर इलाज शुरू किया जा सके। इसी तरह पट्ठों की वजह से भी बाज़ औक़ात डिसआर्थरिया होता है, जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया। ALS की वजह से भी डिसआर्थरिया होता है। तो उसको जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम इलेक्ट्रोमायोग्राफी या EMG का टेस्ट होता है और इसके साथ नर्व कंडक्शन स्टडी या NCS की जाती है। ये टेस्ट एक लेबॉर्ट्री में होता है जिसका नाम EMG लैब होता है। इस टेस्ट के ज़रिए मालूमात ली जाती हैं कि असाब और पट्ठे, इनमें जो कनेक्शन का बहाव है, इनमें जो करंट का बहाव है, क्या वो ठीक हो रहा है या उसमें कोई मसला है। और इस टेस्ट के बाद हम बता सकते हैं कि डिसआर्थरिया का मसला
پٹھوں کی کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خون اور پیشاب کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو ڈسارتھریا کے مریضوں میں کروائے جاتے ہیں۔ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈسارتھریا کبھی بہتر بھی ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے ڈسارتھریا کا بہتر ہونا اس کی وجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈسارتھریا کیوں ہوا ہے۔ اگر ڈسارتھریا فالج کی وجہ سے ہوا ہے تو فالج وقت کے ساتھ چونکہ خود بہتر ہوتا ہے تو ڈسارتھریا بھی وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈسارتھریا اگر ALS یا امایوٹروفک لیٹرل اسکلیروسس کے ساتھ ہے، چونکہ ALS ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، وقت کے ساتھ وہ بڑھتی ہے، تو ایسے مریضوں کا ڈسارتھریا وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ڈسارتھریا کے مریضوں کے لیے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ بہتر محسوس کریں؟ تو میرا مشورہ ڈسارتھریا کے مریضوں کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ ڈسارتھریا کے لیے اپنی ایکسرسائز یا اسپیچ تھراپی کرواتے رہیں۔ اسپیچ تھراپسٹ ان کو گائیڈ کریں گے کہ وہ بولنے میں اور لفظ ادا کرنے میں جو پٹھے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور کھانے میں اور چبانے میں جو پٹھے استعمال ہوتے ہیں ان کا ایک کوآرڈینیٹڈ استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ڈسارتھریا بہتر ہوگا اور بولنے کی ایبلٹی بہتر ہوگی۔ اور نگلنے کی یا سوالو کرنے کی ایکسرسائزز وہ ڈسارتھریا کے مریضوں کو وہ بھی سکھائی جاتی ہیں جو کہ اسپیچ تھراپسٹ سکھاتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بولتے وقت اور نگلتے وقت کوئی ایسی چیز جو آپ کھا رہے ہوں اور وہ سانس کی نالی میں چلی جائے اور سانس کی تکلیف ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ڈسارتھریا کے مریضوں کے لیے ان ڈسارتھریا کو سمجھنے اور اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اس میں ان کی مددگار ثابت ہوگی۔ ڈسارتھریا سے متعلق اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میری کوشش ہوگی میں ان کا جواب دوں یا ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کے اس میں جتنے بھی سوال جو اس ویڈیو میں ان آنسرڈ رہ گئے ہیں میں ان کا جواب دوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔